ऐसा मत सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग या ऑडियंस के बिजनेस में ऐसा फिलोसॉफी, कौन से बिजनेस में ऐसा फिलोसॉफी नहीं, कौन से जॉब में नहीं है, कौन से टीचिंग में नहीं है, मुझे आप ये बताइए। चलिए एक हाउसवाइफ को लेते हैं। ओके, एक हाउसवाइफ मतलब जो घर को संभालती है। इफ शी इज नॉट कुकिंग एवरी डे, द फूड विल नॉट बी कमिंग एवरी डे। सिंपल एजेंडा को लीजिए ना, एक हाउसवाइफ अगर एवरीडे सब्जी नहीं धोएगी, नहीं पकाएगी, अब चिकन नॉनवेज जो भी है, खाना रोज नहीं पकाएगी तो खाना रोज मिलेगा नहीं। सिंपल, घर का अगर थोड़ा साफ सफाई एवरीडे में होगा तो धूल मिट्टी, धूल जम जाएगा और इन्फेक्शन होगा सबको। तो एवरीडे कुकिंग होगा तो एवरीडे ईटिंग होगा। कुकिंग इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी एंड ईटिंग इज द नेम ऑफ द प्रोडक्टिविटी। आर यू विथ मी? तो आप खुद समझ सकते हैं कि हर एक प्रोफेशन में, मैंने कोई भी प्रोफेशन में एवरीडे है। आप एक जगह में नौकरी करते हैं तो वहां पे भी रोज जाएंगे, रोज काम करेंगे तो एंड ऑफ द मंथ आपको कुछ मिलेगा, डेली वेजेस का लेबर को डेली मिलेगा। कौन सा बिजनेस में नहीं होता है? आप रिटेल शॉप में, रिटेल शॉप लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, मार्केटिंग बिजनेस लीजिए, कॉर्पोरेट बिजनेस लीजिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस लीजिए, एवरीवेयर देयर इज एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। हमारे बिजनेस में भी देयर इज एक्टिविटी इज टू प्रोडक्टिविटी, बस एक्टिविटी का पैटर्न यहाँ पे अलग है। बाकी सब जगह एक्टिविटी सिंगल 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 करना पड़ता है अकेला, यहाँ पे एक्टिविटी करना भी पड़ता है, उसके बाद करवाना पड़ता है। क्या करता है? सिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि करवाना पड़ता है, पहले आपको करना पड़ता है, खुद सीखना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, फिर सिखाना पड़ता है, लोग करते हैं, ऑटोमेटिक आपका एक्टिविटी एक टाइम में लीडरशिप में बदल जाता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस एक्चुअली बिजनेस। So you can say your activity here starts as a single but then becomes compounding. बिकॉज आपका एक्टिविटी सिंगल से कंपाउंडिंग में परिवर्तन होता है, आपका प्रोडक्टिविटी भी सिंगल से कंपाउंडिंग में परिवर्तन होता है। पहले एक्टिविटी कौन कर, एक सिंगल डिजिट आदमी, वन वन पर्सन। उसके बाद वही एक्टिविटी सीखने के बाद कितने लोग कर रहे हैं आपके टीम में? 10। तो आपका प्रोडक्टिविटी सिंगल डिजिट से आ रहा था, अभी प्रोडक्टिविटी 10 डिजिट से, मतलब डबल डिजिट से आ रहा है। कुछ टाइम बाद 100 लोग कर रहे, ट्रिपल डिजिट से आ रहे हैं। कुछ टाइम बाद 1 लाख लोग खड़े तो 6 डिजिट से आ रहे हैं। So it means here the activity is also done, but activity का pattern time to time change होते जाते हैं। Means activity वही है audience health network, activity वही है training, counseling, prospecting, coaching, जो भी आप बोले, बस उसका pattern क्यों change होता है? As your team size increases, your seniority increases, your leadership increases, your module increases, but you are doing the same thing। मतलब आपका अगर बहुत बड़ा टीम है, आपके टीम ज्वाइनिंग्स करते हैं खुद ही, आपके टीम जाके मीटिंग्स करते हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको फॉलो अप, उनको जरूरत है तो जाइए, नहीं जरूरत है तो नहीं जाइए, बट फॉलो अप करें। उनको मीटिंग में लाए, उनको और बेटर सिखाइए, और बेटर सिखाते सिखाते और बेटर काम करेंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस बिजनेस। यू गॉट अ कंपाउंडिंग एक्टिविटी, हेंस योर प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो कंपाउंडिंग। बाकी जगह एक्टिविटी सिंगल रहता है और प्रोडक्टिविटी भी सिंगल रहता है, तो कभी कंपाउंडिंग नहीं हो सकता। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन हैड सेड, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द साइंस, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 7 अजूबा है ना, 8वां अजूबा, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड सेड। बिकॉज ये जो परमाणु बॉम्ब बनता है, एटॉमिक बॉम्ब, जिससे जापान के हिरोशिमा नागासाकी तबाह, इतना सा बॉम्ब, इतना सा बॉम्ब मतलब इतना सा भी नहीं, सोचिए इतना सा बॉम्ब होगा, बस मोटा भारी था, उसे शहर जापान जैसा। So that means it was खतरनाक होता है because of the compounding. Drops it compounds, उसका न्यूक्लियस कंपाउंड होते होते वो जो धमाका का जो फ्रीक्वेंसी होता है, धमाका का जो पावर होता है, कंप्लीटली compounding is the science here. So you need to learn the science how to do the compounding. मैं प्लान का बात नहीं बोल रहा हूँ in terms of product and health। चलिए पहले मुझे ये बताइए, आज तक हम लोग सेमिनार कर रहे थे डिजीज डिसऑर्डर्स के बारे में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। हमने ये सीखा कैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी बात को यूज करके, पैथोलॉजी को यूज करके प्रोस्पेक्टिंग करना है। फिर हमने डिजीज एंड डिसऑर्डर्स को सिम्टम सिंड्रोम को यूज करके कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, ये भी हमने सीखा। सो हाउ एवरीवन इज फीलिंग, आप लोग को क्या फील होता है? आर यू मोर कॉन्फिडेंट? क्या आपको और कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि आप और बेटर काम कर सकते हैं? क्या आपको समझने में डिफिकल्टी फील हो रहा था कि सर मेरे से मैं जाके इस चीज को नहीं दे पा रहा हूँ या बहुत बेहतरीन तरीके से दे पा रहा हूँ? आर यू मोर कॉन्फिडेंट? आर यू फेसिंग मोर डिफिकल्टी और यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग मोर इजियर, राइट? Getting good business, sir, yes. So after doing this activity means coming with in the seminars, हमने पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिजीज डिसऑर्डर, सिम्टम सिंड्रोम सिखाए। सो ये एक्टिविटी था हमारा, मेरा और आपका, हम दोनों का एक्टिविटी था।
रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना? नहीं ईजियर हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है, वो आप मुझे बता सकते हैं। गेटिंग बेटर देन बिफोर। ओके, सो आज हम लोग प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। प्रोडक्ट्स तो हम ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया, लेकिन आज कुछ हम अलग टेक्निक सीखेंगे हमारे सोडियंस प्रोडक्ट को किस तरीके से कंपाउंडिंग फैक्टर में ले जाना। तो मैंने सोचा आज मैं एक प्रोडक्ट को पकड़ के बोलता हूँ, बिकॉज इससे पहले मैंने बोला था एंटीऑक्सीडेंट, इफ यू रिमेंबर, राइट, डैमेज रिपेयर फैक्टर्स ऑफ आउटसाइड एंड गेटिंग इनटू इनसाइड। उसके बाद मैंने पैनिक जिंक्सिंग बोला था, स्ट्रेस रिलेटेड न्यूरो फैक्टर्स। चलिए आज मैं एक प्रोडक्ट को पकड़ता हूँ, इसमें कुछ ऐसे पहलू हम देखेंगे, मतलब प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ वो पहलू नहीं, बट उस प्रोडक्ट के द्वारा लोगों के अंदर का जो पहलू, एक ऐसा एक फेजिंग और पहलू देखेंगे जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा है। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट लास्ट नाइट कि मेरे लीडर्स को मैं क्या ऐसा पर्टिकुलर आज बुलेट टिप दूं कि जो उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। चलिए आज हम लोग एस्पोरोस के बारे में जानेंगे। एस्पोरोस आप सब जानते हैं, ओवर यूट्रस के ऊपर काम करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है। हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, एवरी टाइप ऑफ थिंग्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो रहा है, ये आप सब लोग जानते। मैं ये बोलने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सब जानते हैं, मेरा इतना वीडियो भी पड़ा हुआ है, मैंने इतना ट्रेनिंग्स भी दिया है, जनरल ओबीएम में भी ये बताया जाता है। सो दैट इज ऑल यू नो, बट व्हाट वी नीड टू नो, व्हाट वी डिडंट नो टिल नाउ इज दैट एस्परोस एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप जानते हैं, आप में से बहुत लोगों ने यूज किया भी होगा, कराया होगा, एंड अभी भी कर रहे होंगे, एंड उसका बेनिफिट भी सब लोग जानते हैं कि मेडिकली क्या क्या चीज पे काम करते हैं, भी जानते हैं, ऑल नो दिस। बट लेट्स टुडे नो अबाउट हाउ दिस दिस information you have, this better product, this best product you have, the best information you have, and the benefit we want to give can be compounded को सिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एस्परोस किसको जाके टारगेट करते हैं? डेफिनेटली आप पहले तो एस्परोस तो आप नहीं बोलेंगे कि एस्परोस ले लो बोल के, कोई भी लेगा नहीं, ना औरत लेगा ना आदमी लेगा, कोई भी भगा देगा ये मुझे बेचने के लिए आए हैं। तो डेफिनेटली पहले तो हम टारगेट ये नहीं करते कि प्रोडक्ट को जाके, हमने क्या टारगेट किया, हेल्थ, फिर उसका हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैक्टर्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इज ए सोल्यूशन। ऑटोमेटिकली लोगों का इंटरेस्ट सोल्यूशन में क्रिएट होता है, हम अपना प्रोडक्ट देते हैं। सो डेफिनेटली हम लोग तो एस्परोस जाके तो नहीं देंगे, बट एस्परोस किसको एक बेटर टारगेट हो सकता है, मतलब बिगर टारगेट हो सकता है। अक्सर लोगों के अंदर एक गलत फहमी होता है एस्पोरोस लेके, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एस्पोरोस मतलब फीमेल्स को टारगेट करो काउंसलिंग में, हेल्थ एंड डिजीज एंड जो भी है, सिर्फ सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करो तो बिजनेस आएगा, एस्पोरोस बिकेगा, एस्पोरोस फीमेल्स खरीदेंगे, वट एवर आप फिलोसॉफी मेंटेन करना चाहते हैं। बट समवेयर आई वांट टू करेक्ट यू, मुझे लगता है कोई एक कैलकुलेशन के द्वारा कि कहीं ना कहीं ये जो हम लोग फिलोसॉफी, ये सोच सोच रहे, इस सोच को हम सोच रहे कि हम एस्परोस को सेल करने के लिए या किसी को खरीदवाने के लिए पर्टिकुलरली फीमेल को टारगेट करेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारा सोच में गलती है। हम हमारा, मैं सिर्फ नहीं बोला आपका, हमारा, कि मैंने इसको बहुत बैठ के कल इवनिंग को कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके मुझे कंपाउंडिंग कोई और उपाय से दिखाई इस एस्परोस का मूवमेंट का, एस्परोस का कंजम्पशन का। रिमेंबर, आपका एस्परोस बिकेगा तो आपको बीवी आएगा, इनकम तब आएगा जब एस्परोस का कंजम्पशन बढ़ेगा, ज्यादा लोगों में बढ़ेगा और ज्यादा बार बढ़ेगा और ज्यादा समय तक बढ़ेगा। याद रखिए, ज्यादा लोग एस्परोस को खाएंगे, ज्यादा टाइम तक खाएंगे, तो ही आपका एस्परोस ज्यादा बिकेगा, बीवी ज्यादा आएगी, इनकम ज्यादा आएगी। इसको एकदम टेक्निकली याद रखिए, इसमें नो स्टोरीज यूज्ड, इट्स अ टोटली फैक्ट। याद रखिए, इट्स अ टोटल फैक्ट। सो अब एस्परोस के बारे में चलिए कुछ बोलते हैं। देखिए, जब आप एक लेडीज को टारगेट कर रहे हैं, मतलब शुरू किया अपने हेल्थ काउंसलिंग के, वो वेरी गुड, बिकॉज वो लेडीज आपका जान पहचान का होगा, दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, व्हाटएवर। बट मेनी टाइम्स जब एक आदमी हमारा बहुत क्लोज है, मे बी वो हमारा कोलीग है ना, हमारा दोस्त है, जान पहचान है, तो काफी टाइम एस्परोस टॉपिक को ही बहुत लोग नहीं लेके आते, ऑडियंस में लीडर्स नहीं बात करते, मतलब उस फीमेल टॉपिक में नहीं आते। बट दैट इज वेयर वी आर मिसिंग समथिंग। चलिए ऐसा लेते हैं, एक आदमी है, एक लड़का है, लड़का मतलब वन मैन, मे बी द एज ऑफ 35। सो उसके उसका माता जी है और वो लड़का शादीशुदा है। तो वो लड़का और उसका एक बहन है या दीदी है, जनरली इंडिया में एक दीदी बहन तो होता है, चाहे एकदम डायरेक्ट ब्लड हो या कजन हो। तो ऐसा लेते हैं, अगर उस वो मैन, जो आदमी जो बैठा है, उसके साथ आपने अच्छा बात किया, पहले क्या किया आपने, कन्वर्सेशन किया, फिर डिस्कशन किया, फिर उसको डिसीजन पे लाया, तो अगर एस्परोस उसके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके खुद के लिए नहीं,
बट उसके किसके लिए एज पर उसका किस, अगर आपने जनरल लेडीज हेल्थ टॉपिक को लाया, फिर जनरल लेडीज हेल्थ प्रॉब्लम्स टॉपिक को लाया, फैक्टर्स ऑफ डैमेज एंड प्रॉब्लम्स टॉपिक को लाया, तो अब वो आपके सामने 35 years old married with a sister and mother and also a mother-in-law, one more time, also a mother-in-law, आया कुछ आ रहा है समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो उसके दिमाग में अब ये सॉल्यूशन एस्परोस कितने लोगों के लिए चल रहा है, कितने लोगों के लिए चल रहा है? उसका बीवी के लिए चल रहा है जिसका भी एक्टिव हार्मोन्स है, मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है, उसके मम्मी के लिए चल रहा है जिसका भी मेनोपॉज है, उसके सासू माँ के लिए चल रहा है जिसका भी अभी मेनोपॉज है, उसका दीदी या बहन के लिए चल रहा है जिसका भी एक्टिव हार्मोन्स है। चार्ट तो उसके साइड में दिख ही रहा है, उसके दिमाग में चार्ट तो चल ही रहा है, आप उसको समझा रहे और वो इमेजिन कर रहे हैं मुझे तो इसको देना है। यू सी, sometimes we have to understand that if you want to reach to particular type of customers, you have to target who can make you reach to that customers. Maybe you cannot target those particular customers directly because you don't have access, but try to find the access who has the best access to this customer, उसको access करें। अब देखिए तो आपका बिजनेस होता है कि नहीं होता है। इट मीन्स आप खुद सोचिए, एक आदमी बैठा हुआ है, वो आदमी जानता है उसके वाइफ का हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है, पीरियड में व्हाइट पानी निकलता है या पीरियड में बहुत दर्द होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रॉब्लम, या उसका बच्चा नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, इसका प्रॉब्लम कुछ आया है, तो उसका वाइफ का मालूम है। हमने मेनोपॉज के बारे में डिस्कशन किया, मेनोपॉज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो अपनी माँ का सोच रहे हैं, सासू माँ का भी सोच रहे हैं, सासू माँ दोनों का सोच रहे हैं, दोनों तो मेनोपॉज में है। अब वो अपने दीदी का, बहन का सोच रहा है, दीदी शादीशुदा भी हो सकती है, बैचलर भी हो सकती है, बट वो सोच रहा है मेरा दीदी भी तो अभी भी एक्टिव हार्मोन स्टेज में है। चार्ट तो उसके पास आ चुका है डायरेक्ट दिमाग में, और चारों का चारों एंगल में चार चार एज ग्रुप में है। बात को समझिए, चार चार एज ग्रुप में है, और चारों का मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो हमने उसको पीरियड्स प्रॉब्लम बोला, इनफर्टिलिटी बोला, बच्चा नहीं हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज निकल का प्रॉब्लम बोला, पीरियड में दर्द होने का प्रॉब्लम बोला, सिस्ट होने का प्रॉब्लम बोला, या मूड मूड स्विंग का प्रॉब्लम बोला, जो जो एस्परोस ठीक कर सकता है। वो हो सकता है उसकी बीवी का मूड स्विंग हो, उसको रोज घर में लड़ाई हो रहा है ना, बीवी का मूड अप डाउन होने की वजह से सोच रहा है बीवी का मूड ठीक करने के लिए एस्परोस बीवी को देना है। मम्मी का मेनोपॉज की वजह से नींद नहीं आता है, फ्लशिंग होता है, सोचा मम्मी का मैं ही दूंगा। मेरे सासू माँ का सिस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, ओवरी में बार बार डॉक्टर बोल रहे हैं, तो सासू माँ के लिए देना है। मेरे बहन का बच्चा नहीं हो रहा है बहुत सालों से, शादी हो चुका है, चलो उसके लिए मुझे वो एस्परोस देना है फर्टिलिटी के लिए। अब देखिए, आपका मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन अब उस अक्सर बहुत सारे मैंने देखे ऑडियंस लीडर्स पर्टिकुलर टारगेटिंग फीमेल्स फॉर एस्परोस, दैट इज वेयर इज द मिस्टेक। आप तो एक में ही पहुंच पाओगे, लेकिन यहाँ पे अगर एक आदमी, एक रिस्पॉन्सिबल मैन को समझाया जाए काउंसलिंग में, और रिस्पॉन्सिबल मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला खुद का नहीं, बहुत सारे फीमेल्स अराउंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिलीज में, है ना, मे बी वेरी क्लोज फ्रेंड्स में, डिस्टेंट फैमिलीज में, हैज गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बोलता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू टेल यू वन साइकोलॉजिकल फैक्टर जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है, आई एम टेलिंग यू एज अ मैन, जब एक आदमी को, एक मैन को जिसका मेल हार्मोन्स है, उसको जब कोई भी उसका रिलेटेड फीमेल्स के बारे में कुछ भी ऐसा रिप्रोडक्टिव या कुछ भी गाइनो प्रॉब्लम होता है, तो फियर फैक्टर सबसे ज्यादा उसमें होता है फीमेल से भी। मैं आपको ये मेडिकल रिसर्च का फाइल भी और इसका जर्नल भी टेलीग्राम में लिंक दे सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, एंड आप पढ़ सकते हैं कितने रिसर्चर्स ने इसको प्रूव करके दिखाया। इट मीन्स अगर एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को ये पता चलता है कि उसका रिलेटेड फीमेल्स, चाहे वाइफ हो, बहन हो, दीदी हो, मम्मी हो, सासू माँ हो, डिस्टेंट कोई हो, जब उसको पता है कि अंदर कुछ ऐसा गायनिक प्रॉब्लम हो रहा है, उसका जो फियर फैक्टर है ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। फीमेल सफर करती है डायरेक्टली, बट हमेशा मेंटली ये सॉल्यूशन ढूंढते रहता है, सो इट कैन बी अ वेरी बिग मार्केट फॉर यू। सो आज आपके लिए एक छोटा सा टिप है, अभी हम जाएंगे कैसे उस काउंसलिंग को करना है। एक छोटा सा टिप है, डोंट ओनली टारगेट एस्परोस टू ओनली फीमेल्स, target to the males also. They will not be consumers, but they have so many consumers whom he loves and they loves him and they trust him. इस चीज को याद करें। सो काफी टाइम जैसे बोल रहे थे ना, रेगुलर मीटिंग कीजिए, रेगुलर मीटिंग कीजिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन आई एम टारगेटिंग फॉर द मीटिंग टुडे।
how many people or who are the people in his or her influence in his life. So जब आप फीमेल सिस्टम के ऊपर कभी काउंसलिंग में टारगेट करें, सिर्फ फीमेल को टारगेट मत कीजिए। मेल्स एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है, वो खुद नहीं यूज करेगा, लेकिन उसको यूज कराने के लिए बहुत सारे बैठे हैं। काफी टाइम ये भी हो सकते हैं एक फीमेल खुद प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, नहीं बाद में लूंगा, थोड़ा महंगा है यार, अभी पैसा नहीं है। लेकिन एक मेल जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी 4-5 फीमेल्स के साथ है उसके लाइफ में, ऑटोमेटिकली उसके पास पैसा नहीं भी होगा तो उधारी लेके क्रेडिट कार्ड से भी घुमा के खरीदेगा। बिकॉज उस ऐसा होता है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को ध्यान से सुने। ऐसा हुआ कि आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए कैश है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल। यस सर, यू आर राइट। अच्छा, अब मेरे एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल को सुनने के बाद आंसर क्योंकि मुझे फटाफट चैट में चाहिए। सो ऐसा सोचिए आपके पॉकेट में 1 लाख इंडियन रुपीज, वो पैसा आपका खुद का कमाई है, सेविंग है, बैंक से उठा है, आपका है। तो आपको एक जगह से दूसरे जगह 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा, बाई कार हो, बाई बस हो, बाई बाइक हो, व्हाटएवर, बाई ट्रेन हो, आपको एक जगह से दूसरे जगह 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। बट आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए कैश है, आपका खुद का पैसा है, तो आप तो बहुत बहुत जिम्मेदारी से जाओगे ना, मेहनत का पैसा है, इट्स ओन मनी, मेहनत का पैसा है, तो आप बहुत जिम्मेदारी से जाओगे। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए कैश है, लेकिन वो पैसा आपका नहीं है, किसी ने आपको ट्रस्ट करके दिया है, आपका कोई फ्रेंड या बहुत क्लोज कोलीग ने, कि प्लीज सर मैम ये 1 लाख रुपए रखिए, ये आप प्लीज वहां तक पहुंचा देंगे काइंडली, आप प्लीज वहां पे मुझे वो उसको तक पहुंचा देंगे, मैं कैसे भी नहीं जा पा रहा हूँ, आपके ऊपर मैंने जिम्मेदारी दिया, ये 1 लाख रुपए आप प्लीज वहां पे पहुंचा दीजिए, उस पार वो खड़ा है, बट आप 100 किलोमीटर प्लीज पहुंच जाइए। तो आप बोले ठीक है, आई विल डू इट। तो पहले बार भी आपका जिम्मेदारी था, पैसा आपका था, और इस बार भी जिम्मेदारी। कौन सा वाला सिचुएशन में आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होता है, आपका खुद का 1 लाख कैरी करने में, या किसी बहुत क्लोज जिसने आपको ट्रस्ट करके दिया तो उसका 1 लाख कैरी करने में? चैट, खुद का या फ्रेंड का, मत दूसरे वाले का? समझ में आ रहा है मैं कुछ बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? आर यू एबल टू गेट मी? मैं कुछ आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ, आर यू एबल टू गेट मी? दूसरों का, अपने फ्रेंड का, कोलीग का, क्लोज किसी का, सेकंड वन का। इट मीन्स काफी टाइम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खुद के हेल्थ के ऊपर होता है तो आदमी काफी टाइम इग्नोर करता है, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बहुत क्लोज वंस के हेल्थ का आपके ऊपर है तो ऑटोमेटिकली आप बहुत क्विक रिएक्ट करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये मेरे जिम्मेदारी है। इससे राइट, कुड यू अंडरस्टैंड माय एग्जांपल, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा था? तो इस चीज को लेके नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कीजिएगा, स्पेशली हेल्थ का। मैं प्लान का तो नहीं बोल सकता हूँ, बट हेल्थ का डेफिनेटली जब आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, काउंसलिंग करने जा रहे हैं, इसको सब कॉन्शियस माइंड, ये वाला दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में लेके घूमेगा कि यू हैव टू नो दैट हु एक्चुअली नीड्स इट and who can give it. One more time, who actually needs it and who can give it. Sometimes the person who needs it, you cannot directly give him. But the person who needs it, right, he needs it directly, but someone needs their health more than them. Just like एक husband को अपना प्रॉब्लम से ज्यादा अपने वाइफ का, माम अपने मम्मी का या अपने सासू माँ का या अपने बहन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिटिकल फील होता है, उसका पेट में जलन हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है, वो आ करके चलता रहेगा, लेकिन वो अपने बीवी को, अपने माँ को, अपने सासू माँ को, अपने बहन को, दीदी को कभी तड़पते हुए नहीं दे सकता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेनी टाइम्स, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल सेलिंग, नो, साइकोलॉजिकल, वेयर यू नीड टू हिट, whom you need to hit and why you need to hit। पहले why पकड़िए ना, तब whom समझ में आ जाएगा and how भी समझ में आ जाएगा, पहले why पकड़िए। So many times there is people who are influenced and the people who are influenced, you have to find out कि मुझे किसको किसको जाके, कौन मेरा male who have responsibility, correct, so responsible towards the females, to females around him in his life। हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसको अपना बीवी के ऊपर, माँ के ऊपर, बहन के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उसको फायदा नहीं है, नहीं तो उसको बोल के कोई फायदा भी नहीं। वो टाइम उसको देख लीजिए, अगर पूरा दिन कहीं पे नशा वशा करके बैठा हुआ है तो
कोई काम का नहीं है, उसको बोल कुछ नहीं होने वाला है, राइट? इट विल बी अ टाइम वेस्ट. सो व्हाट वी अंडरस्टूड नाउ इज दैट जो आपको एग्जाम दिया है, आपको 1 लाख रुपए कैरी करना है, इसकी बहुत जिम्मेदारी, बड़ा जिम्मेदारी है, वो आप बहुत ये मेरा 3 महीने का सेविंग था मे बी. नहीं रखा, ऐसे लोग सोचते हैं, राइट? फिर से कमा लेंगे. लेकिन ये अगर आपका गया, तो आपका जो एक जिम्मेदारी है ना, फेस वैल्यू वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, आपको पता है. पहला वाला गया तो सिर्फ थोड़ा पॉकेट का वैल्यू कुछ टाइम के लिए जाएगा, लेकिन दूसरा सिचुएशन में आपने पैसा खो दिया तो जिंदगी भर के लिए आपका फेस वैल्यू जाएगा. मतलब आपका जिम्मेदारी, आप एक जिम्मेदार लेस है, आप एक इररेस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा. कोई लगाना नहीं चाहता है, कोई अपने ऊपर इररेस्पॉन्सिबल होने का धब्बा नहीं लगाना चाहता है. दैट इज वेयर this can be a very big market for you. Find responsible people and show them their responsibility. They have responsibility, but just explain them their responsibility. And they will automatically react for the solution to fulfill their responsibility. Are you with me? आए आपको समझ में? तो जब हम एस्पोरोस का बात कर रहे हैं, एस्पोरोस को समझाना तो आप सब लोग जानते हैं, मैं नया क्या बताऊं, आप लोग सबने मेरा बहुत क्लासेस अटेंड किया है. कुछ अगर किसी ने नहीं अटेंड किया, टेलीग्राम चैनल में आइए, मेरे यूट्यूब वीडियोस में भी जाइए. एंड some people are asking me yesterday, sir, आप टेलीग्राम चैनल में लिंक दीजिए, खोल के पा रहा हूँ टेलीग्राम अभी, क्योंकि मैं जैसे वहाँ पे जाऊँगा, ये मेरा प्रॉब्लम हो जाता है जूम में शुरू. इफ somebody can help me, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे कोई डाल दे सकता है मेरे लिए, तो I'll be very thankful. Anybody can copy paste my telegram channel link and put it here please. Then किसी कोई अगर नहीं है किसी के पास सब्सक्राइब, तो उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा. आप में से कोई भी अगर मेरा चैनल का लिंक यहाँ पे डाल देंगे काइंडली चैट में, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. मैं करने जाऊंगा तो इमीडिएटली मेरा जूम हैंग हो जाएगा. So we'll go into now. Yes, that is my channel link, correct? And you can click that link. So talking about the Asporos, see how this Asporos thing will work. आपको कैसे काउंसलिंग करना है? सबसे पहले अपने फीमेल्स जानते हैं तो ठीक है, बट मैं एक मेल्स का डायमेंशन में बात करता हूँ. आपके सामने एक आदमी बैठा है. सबसे पहले उसको एक बात पूछना है कि मैंने उसको एक बात क्या पूछना है, कितने फीमेल्स के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है. मतलब कितने फीमेल्स के साथ गर्लफ्रेंड रखता है वो मत पूछेगा, वो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि आप सोच रहे शायद ये पूछने वाला, वो नहीं. कितने फीमेल्स के साथ क्लोज वो वाला नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कितना फीमेल्स के साथ रखता है. मतलब उसके लाइफ में कौन कौन से फीमेल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. अगर कोई ये पूछ ले एक आदमी को ना, उसके दिल में सबसे पहले हिट करता है. मैं एज अ मैन आपको इमोशनल बोल सकता हूँ, राइट? कि how many females in your life you have a responsibility. आपका कितने फीमेल्स आपके जो लाइफ में आपका जिम्मेदारी में आता है. तो बोलेगा मेरी माँ आती है, मेरी बहन आती है, मेरी दीदी आती है, मेरी बीवी आती है, मेरी साली आती है, मेरा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड आती है. कोई ना कोई बोल सकता है. तो सबसे पहले फर्स्ट पूछना है, आपका लाइफ में कितने फीमेल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, आप ऐसा फील करते हो. यू हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन ऑलवेज. मैं तो डायरेक्टली पूछता हूँ अनजान आदमी को भी, जब मैं ऐसा कुछ ट्रेनिंग करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, डायरेक्टली पूछता हूँ. तो लोग बोलते हैं इतने इतने लोगों का है, तो मैरिड होगा, कोई अनमैरिड होगा, राइट? कोई सिंगल होगा, तो लोग ऑटोमेटिकली अपना काउंटिंग में बोलते हैं. इन 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 नारियों का जिम्मेदारी मैं अपना सोचता हूँ, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा बोलते हैं. तब आप फीमेल हेल्थ को ऊपर शुरू कीजिए. सबसे पहले तीन वर्ड हमेशा याद रखिए. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट. देखिए, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों, फीमेल एंड मेल एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों सेम टू सेम है, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोग जानते हैं, मेल एंड फीमेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द होल बॉडी सेम टू सेम एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दोनों का किडनी स्ट्रक्चर भी सेम, पैंक्रियास, लिवर, हार्ट, ब्रेन सब कुछ सेम है, लेकिन ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम डिफरेंट है. दैट्स व्हाई ब्रेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एक्शन दोनों का डिफरेंट है, राइट? दोनों का डिफरेंट. वो किसी दिन बोलूंगा. मैंने एक इमेज डाला था टेलीग्राम में, शायद आपने देखा होगा. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्रेन कैसे एक्शन कर रहा है, मेल कैसे एक्शन कर रहा है. इट्स वेरी डिटेल टॉपिक, न्यूरोलॉजी में आता है, किसी दिन और बोलूंगा. बट सबसे पहले हमें ये समझना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग क्यों बनाया गया. व्हाई इट मेड अलग अलग. अब ये कुदरत ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, मेडिकल साइंस ने बनाया, उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते. अलग अलग है, 1 लाख साल से चलता आ रहा है, तो अलग अलग ही है. ऐसे पकड़ लीजिए, और नेक्स्ट 1 लाख साल भी चलेगा जब तक ये दुनिया रहेगा.
अब क्यों है, कैसे आया है, उसके ऊपर बहुत थ्योरीज है, वो हम नहीं आ सकते उसमें, बिकॉज दिस इज नॉट आवर टॉपिक। तो एक चीज समझते हैं, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है। यू सी वन थिंग, एक आदमी को पापा बनने के लिए बस अच्छा स्पर्म चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी में। एक आदमी को पापा बनने के लिए उसको कुछ ही मिनट मेहनत करना होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बट एक फीमेल को फाइनली ऑफिशियली मदर बनने के लिए 9 महीने मेहनत करना होता है। यू सी द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। इट मीन्स एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा हो सकता है। जस्ट टेक अ काउंट। कोई भी एक मेल को बैठा के, एक आदमी को बैठा के, ये एक पेपर, पेन एंड पेपर लेके ना, कॉपी लेके बोलिए, आपको पिताजी बनने के लिए कितना टाइम लगा होगा? 5-10 मिनट लगा होगा। आपके वाइफ को मम्मी बनने के लिए कितना टाइम लगा होगा फाइनली, ताकि आप बाप बन पाओ? 9 महीने लगा होगा। हाँ हाँ, देखिए काउंटिंग, डेज काउंटिंग करो, मिनट्स करो, सेकेंड्स काउंटिंग करो। इट मीन्स एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कितना बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, उसको लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर डैमेज फैक्टर भी कितना ज्यादा हो सकता है, उसको काउंटिंग करो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर डैमेज फैक्टर कितना ज्यादा हो सकता है, उसको काउंट। इट मीन्स वेरी सिंपल। एक अगर देखिए, मैंने एक कैलकुलेशन को देखिए, एक आदमी को, एक मैन को, अगर उसका स्पर्म खराब है तो बाप नहीं बन सकता हूँ, है ना? ही कैनॉट बी मदर। अगर एक फीमेल को, अगर एक मेल का स्पर्म खराब है, ही कैनॉट बी फादर। इलेक्ट्रल डिसफंक्शन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब है, तो ही कैनॉट बी फादर। लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट करने के बाद डेफिनेटली ही कैन बिकम अ फादर। और उसका कर्तव्य 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे का हो गया, बात खत्म हो गया उसका। अब फीमेल में आते हैं। फीमेल कंसीव कर गई मतलब माँ बन गई, इसका गारंटी तो नहीं है, बच्चा गिर भी सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। 30% फीमेल्स में इंडिया में मिसकैरेज होता है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ गायनोकोलॉजिकल साइंस एंड ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आप सब लोग जानते हैं, एम्स, उसका रिसर्च पेपर है 2014 में, 28% प्रेग्नेंट फीमेल्स को मिसकैरेज होता है। सब आप उस रिसर्च पेपर को गूगल में भी जाके पढ़ सकते हैं। सो इट मीन्स व्हाट? कोई प्रेग्नेंट होगी मतलब जाके फाइनली माँ बनेगी, उसका कोई गारंटी कहीं पे लिखा नहीं है, बिकॉज 100 में से 28 नहीं बन पाते। सो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन यूज 3 वर्ड्स फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम: स्पेशल, कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव। फिर से बोल रहा हूँ, स्पेशल, कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव। स्पेशल बिकॉज उसके वजह से आप बाप बन सकते हैं। मैं तो एक आदमी को सीधा बोलूंगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से आप पिताजी बने, तो आदमी तो कुछ ना तो नहीं बोल सकता, कैनॉट से नो, नोबडी कैन डिनाई। आप और मैं भी नहीं डिनाई कर सकते हैं। बट उसके साथ रिमेंबर, इट्स अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव सिस्टम। ये 2 वर्ड को मत मत छोड़िएगा, मत भूलिएगा किसी के साथ बात करने के लिए। जैसे ही वो पूछना शुरू करेगा, सर कॉम्प्लिकेटेड, मैडम कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव क्यों बोल रहे हैं आप, क्या कारण से कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव बोल रहे हैं? एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों ही स्पेशल है, दोनों ही अच्छा होना चाहिए ताकि एक माताजी पिताजी बन पाए। लेकिन एक को हम बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव। मैंने वो वीडियो में भी, टेलीग्राम के एक वीडियो में भी कॉम्प्लिकेटेड सेंसिटिव वर्ड को बार बार यूज किया था। व्हाई द कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव? यू सी वन थिंग, किसी ने लिखा 9 महीने 7 दिन लगा था आपको माताजी बनने के लिए। ओके, सो लाइक 9 मंथ्स, टेक 9 मंथ्स ओनली। मैं 9 मंथ्स को पकड़ता हूँ, जितना दिन होता है उसको काउंटिंग करें। 9 into 30 डेज, 270 डेज। एक एक दिन, एक एक महीने में ऑल्टरनेटली करो, 275 डेज पकड़ा, तो 275 डेज परफेक्ट होने के बाद बच्चा निकलेगा। अगर 269 डेज में कोई गड़बड़ हुआ, बच्चा मर सकता है। सोचिए, जस्ट थिंक, इसको इमेजिनेशन एक बार लाइए। आप सोचिए, एक एक आदमी का कर्तव्य फिनिश, एक आदमी का प्लीज मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं चैट बंद कर दूंगा, मैं मीटिंग ही बंद कर देता हूँ। आप मुझे रिलेवेंट टॉपिक में बात कीजिए ना, आप क्या ये सब लिख रहे हैं? सो ऑडियंस इज नॉट सेफ टू टेक, लेट मी फिनिश माय टॉपिक। नहीं सुनना है तो बोल दीजिए सर, नहीं सुनना है। ये किस तरीके का ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक मेल को जैसे उसका उसका कर्तव्य पूरा, तो उसका उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा। अब एक फीमेल को 270 डेज फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है फाइनली बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। नाउ अगर 265 डे में, 265 नंबर दिन पे भी कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसका 265 दिन का मेहनत पानी में पड़ जाएगा। खुद सोचिए, तो हुआ कि नहीं हुआ सेंसिटिव? आप मुझे बताएं, सेंसिटिव वर्ड हम यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं?
आप मुझे खुद सोच के बोलिए। जस्ट इमेजिन कि 270 दिन चाहिए फाइनली माने कि डिलीवरी करने के, सेफली डिलीवरी करके बच्चा लाने के लिए। लेकिन अगर 265 नंबर दिन भी कुछ गड़बड़ हो गया, बच्चा मर भी सकता है अंदर में, बच्चा गिर भी सकता है, तभी भी प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। मतलब 265 दिन का मेहनत पानी में। लेकिन पिताजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी 10-15 मिनट आधा घंटे तक ही था, खत्म उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन माताजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, 265 नंबर दिन पे भी आके गड़बड़ होने से 265 दिन का मेहनत पानी में, और नेक्स्ट 5 दिन पहुंचा ही नहीं 270 दिन तक। इवन 270 नंबर दिन से पहले, 2 दिन से जिस टाइम डिलीवरी होगा, बच्चा निकलेगा, उससे भी 2 घंटा पहले भी कुछ गड़बड़ हुआ तो भी सब कुछ सत्यानाश, पानी फिर गया। तो बताइए सेंसिटिव है कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? इज इट सेंसिटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड और नॉट? किसी भी आदमी को पकड़ के एग्जाम्पल दीजिए, उससे ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, जस्ट यूज दिस एग्जाम्पल कि ये सेंसिटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है। अगर कोई बोलता है नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, अगर वो जानबूझ के बोल रहा है नहीं है। सो जस्ट इतना भी एग्जाम्पल से कोई भी हम समझ सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव और नॉट। It is highly sensitive and highly complicated and most special. तब ना finally a father can only become a father if the mother becomes the mother. ये हमेशा स्लोगन याद रखिए, बिकॉज आपको पता है मैं टेस्ट ट्यूब बेबी इनफर्टिलिटी से एसोसिएटेड हूँ। सो आई ऑलवेज यूज दिस स्लोगन, अ फादर कैन ओनली बिकम अ फादर इफ द मदर बिकम्स फाइनली अ मदर। तब जाके वो फादर बन सकते हैं। A male will only become a father if his female will become the mother. पहले वो मदर बनेगी ना, उसका कुछ मिनट बाद फिर ये फादर बनेगा। मैंने बच्चा निकलेगा जब, तब वो माँ बनी, तो उसके बाद 1 मिनट बाद भी होगा तो वो पापा बनेगा। इस चीज को याद रखिए। रिमेंबर दिस इज अ वेरी मेडिकल साइंस। इसमें मैं कभी भी इमोशंस या कुछ नहीं बोलता, दिस इज प्योरली मेडिकल साइंस। बट जब इस मेडिकल साइंस को किसी को बोलते हैं ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करना शुरू हो जाता है। सो इट मीन्स वन थिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हाईली सेंसिटिव। अब कहाँ पे उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हुआ तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकता, बड़ा प्रॉब्लम। प्रेग्नेंट होते होते भी बच्चा गिर सकता है, दूसरा प्रॉब्लम। डिलीवरी होने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकता है, क्योंकि 9 महीने तक बच्चा ने कितना परेशान किया होगा, आप तो जो यहाँ पे माँ हो उनको पता है, राइट? आपके बच्चे ने कितना परेशान किया होगा 9 महीने तक, आपको आप पता है, जो आप में से जो भी मम्मीज हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम होगा तो मैंने बच्चा रिलेटेड बात करो, प्रॉब्लम हुआ तो बच्चा है तो होगा नहीं, या तो बच्चा गिर जाएगा, या बच्चा बाहर आने के बाद परेशानी और भी हो सकता है आपके सिस्टम में, reproductive system. It means it has got a high sensitivity and high complication. That means the chances of damage in the female reproductive system is many times higher than the male reproductive system. Conclusion. बोलते ना conclusion में नतीजे पे क्या आए? भाई क्या नतीजा आया? नतीजा ये आया कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव है कई गुना ज्यादा एक आदमी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आप उस आदमी को सवाल पूछिए कि सर आपका आपके फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपसे कई गुना सेंसिटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड है, तो केयर आपको ज्यादा मिलना चाहिए, उनको ज्यादा मिलना चाहिए। अब आ गया इमोशनल काउंसलिंग, किसको ज्यादा केयर मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स कोई भी आदमी बोलेगा मेरे फीमेल को ज्यादा केयर मिलना चाहिए। आपने तो जो बोला वो सच बोले, इसमें कोई झूठ बात है नहीं, इसमें कोई बनावटी बात भी नहीं है। इट मीन्स ऑटोमेटिकली एक आदमी के दिमाग में, एक मैन का दिमाग में, उसको ये फील होता है कि मेरा मेरा चाहे मेरा दीदी का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, तब वो क्या सोच रहा है, उसका दीदी को क्या सोच रहा है कि मेरा जीजा जी तब बाप बनेगा जब मेरा दीदी माँ बनेगी। अरे तो मेरा दीदी का केयर करना चाहिए, सोचेगा वो। अपने माता जी के अपने माता जी के लिए क्या सोचेगा, तो मेरी माँ ने इतना कुछ किया था, आज मेरी मम्मी काफी ओल्ड हो गई, उम्र हो गया, तो उनका बहुत सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, गाइनो ऑर्गन्स में बहुत सारा डैमेजेस होगा, तो क्यों ना मैं आज उनको हेल्प करता हूँ जो आज तक नहीं कर पाए। सी उसको वो एंगल क्लिक हुआ। वो अपने वाइफ, या तो उसके वाइफ ऑलरेडी माँ बन चुकी, मतलब बाप बन चुका है, तो वो सोचेगा मेरे वाइफ ने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया था, सो नाउ इट्स माय टर्न टू से थैंक्स। हाउ? बाय सेइंग थैंक्स, मुंह से नहीं, उनको न्यूट्रिशन देके, मैंने कुछ देके, केयर करके। सेम वो अपने सासू माँ के लिए सोचेगा कि मेरे सासू माँ ने बहुत मेहनत, मैंने बहुत
स्ट्रगल नहीं किया होता तो मुझे इतना खूबसूरत बीवी कहाँ से मिलता था। तो सोचिए अभी वो सासू माँ के लिए भी सोच रहे हैं, राइट? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अपने सास के लिए भी सोच रहे हैं, मेरे सास ने इतना स्ट्रगल नहीं किया था तो मुझे खूबसूरत बीवी कहाँ से मिलता था। मिला है तो सासू माँ को भी थैंक्स सोचना चाहिए। सो नाउ यू कैन सी उतना मल्टी डायमेंशनल एक आदमी सोचने लगता है, बिकॉज़ अलग-अलग रिलेशंस उसके लिए अलग-अलग टाइप के प्रायोरिटीज़ रखते हैं, प्रायोरिटी सब लोग रखते हैं। So now we are going to come to the factors causing the female damage. Factors, क्या टाइप के फैक्टर्स? देखिए, फीमेल्स के अंदर एक सबसे बड़ा इश्यूज क्या शुरू होता है कि फीमेल का ब्रेन टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम कनेक्शन एंड मेल का ब्रेन टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम कनेक्शन का वर्किंग थोड़ा सा अलग है। वर्किंग थोड़ा सा अलग है। कैसे वर्किंग थोड़ा सा अलग है? मेल ब्रेन आपको थोड़ा सा टॉपिक है। सोचिए एक न्यूरो सिग्नल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स तक जाएगा तो एक मेल सेक्सुअली इंटरेस्टेड एंड एक्टिव होगा। उसको बोलते हैं लिबिडो। लिबिडो, LIBIDO। मैं काफी टाइम टेलीग्राम में वर्ड लिखता हूँ, मेडिकल वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबिडो? इट मींस सेक्सुअल डिजायर एंड इट्स अ मेडिकल वर्ड और बहुत एक क्रिटिकल मेडिकल वर्ड है जो बहुत लोगों को आजकल प्रॉब्लम होता है। सो एक मेल को, एक आदमी को न्यूरो सिग्नल्स लिबिडो बनाने के लिए जो है, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो सिग्नल्स होते हैं, वो सिग्नल्स बहुत ही क्विकली ट्रांसफर होते हैं, क्विकली बहुत ही फास्ट स्पीड में ट्रांसफर होते हैं और वो कुछ टाइम बाद चला भी जाता है, मतलब बंद भी हो जाता है। फिर ट्रांसफर हो सकते हैं, फिर बंद भी हो जाते हैं, बट उसका ट्रांसफर बहुत क्विक होता है। लेकिन एक फीमेल को, एक लेडी को, उसका जो न्यूरो सिग्नल्स है फॉर लिबिडो पैदा करने के लिए, उसमें मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लिकेशन आता है। मैक्सिमम टाइम उसमें कॉम्प्लिकेशंस आता है। मतलब इसको बोलते हैं लैक ऑफ लिबिडो। लैक ऑफ लिबिडो क्यों है? बिकॉज द ब्रेन एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कनेक्शन है, पर्टिकुलर कनेक्शन है फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। फीमेल्स में अक्सर वो कनेक्शन में कुछ गड़बड़ होता है। आप बोलेंगे सर फीमेल्स में क्यों होता है? इट इज कमिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो बहुत, मुझे 5 घंटे लगेगा वो समझाने में, बट ऐसे इतना ही जानिए कि कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है बाय डिफॉल्ट, कि वो ऐसा हो गया बाय डिफॉल्ट, किसी में भी कोई भी फीमेल्स में ये ज्यादा अनुसार। सो इट मीन्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स में लिबिडो का आ सकता है। एंड बहुत सारे लोग, बहुत सारे हस्बैंड्स को पता है उनकी वाइफ में प्रॉब्लम है, दे नो इट वेरी वेल, बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बहुत सारे फीमेल्स को भी पता है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड exactly what is happening, what is the problem happening. So loss of is a very major problem today in India. Maybe in Nepal also it is there. नेपाल में भी होगा, बट हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लैक ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब सेक्सुअल डिजायर चला जाना। तो काफी टाइम लोग क्या सोचते हैं, यार सेक्सुअल डिजायर क्यों चला गया है? बट वो चला खुद से नहीं गया है। बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से वो सेक्सुअल डिजायर का जो जो पॉइंट ऑफ डिजायर है, वो पॉइंट ऑफ डिजायर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक पैथोलॉजी है। अगर उस पैथोलॉजी को नहीं ठीक करेंगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिजायर पैदा नहीं कर सकता है। सो इट मीन्स नेपाल में भी ऑल्सो है सर, इस बिकॉज हिंदुस्तान में इट्स बिकम वेरी कॉमन। आपको मैं कितना सारी इनफर्टिलिटी या फैमिली जर्नल्स का लिंक दे दूंगा, आप खोल के देखेंगे, यू विल बी शॉक्ड that females at the age of 30, माने लड़की की उम्र है 30, married, and loss of libido 32, loss of libido। why it has happened? ये क्यों हुआ है? अभी लॉस ऑफ लिबिडो हो के बच्चा अगर पहले हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो भाई बहुत खराब न्यूज है। लैक ऑफ लिबिडो मतलब दे वोंट हैव अ गुड रिलेशन, दे विल ऑलवेज हैव सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। देन व्हाट इज द इशू हैपनिंग? लोग सोचते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है, बट ये साइकोलॉजिकली स्टार्ट नहीं हुआ है, फिजियोलॉजिकली हुआ है। ये जो समझ गया उसने ठीक कर दिया। लोग सोचते हैं प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली, दोस्तों प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली स्टार्ट नहीं हुआ है डियर फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकली स्टार्ट हुआ है, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली स्टार्ट हुआ है, होके पैथोलॉजी हो गया। सो लॉस ऑफ लिबिडो इज अ वेरी मेजर टॉपिक इन हिंदुस्तान में। तो एक गारंटी के साथ जहाँ बोलोगे वहां पे लिख के स्टैम्प मार के दे सकता हूँ। आप अगर 10 रिस्पॉन्सिबल आदमी को लीजिए और उनको पूछिए लिबिडो को टॉपिक चाहिए, 10 में से हिंदुस्तान में 7 बोलेंगे मेरे भी तो ये प्रॉब्लम है सर, मेरा भी तो ये प्रॉब्लम है मैडम, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, हुआ क्या है वो भी नहीं समझ में आता है, तो करूं क्या वो भी नहीं समझ में आता है। तब आप समझाइए कि सर इट इज एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम व्हिच नाउ बिकम अ पैथोलॉजी इन योर फीमेल, इन योर वाइफ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो आप अंडरस्टैंड कराइए।
तो जिसको लिबिडो का प्रॉब्लम है उसको पीरियड्स का प्रॉब्लम होगा होगा, और बच्चा कहाँ से होगा? उसके हार्मोन से जंप नहीं करे, हार्मोन से ट्रिगर नहीं करे तो कहाँ से होगा? So it means very simple. This has become a very, very major problem in our country. That loss of libido in females. Male का भी है, but आज मैं female का टॉपिक में सिर्फ बात करूँगा, मेल का टॉपिक में कल बात करूँगा, है ना? एवरी टाइम मिक्स नहीं करना चाहिए। तो फीमेल टॉपिक्स में आते हैं। लैक ऑफ लिबिडो। अब फीमेल्स को मत पूछे तुम्हारा लिबिडो गया कि नहीं, मेल को पूछे उनका फीमेल का लिबिडो गया कि नहीं। 10 में से हिंदुस्तान में 7 बोलेंगे यार मुझे पता नहीं सर, मुझे पता नहीं मैडम क्यों हो रहा है। उम्र भी कम है हमारा, बट क्यों हो रहा है? बिकॉज उम्र के साथ साथ ये डैमेज का हमेशा रिलेशन नहीं होता है। कुछ डैमेज एज से नेचुरली होता है और कुछ डैमेज फैक्टर से होता है। सो अब किसी को लिबिडो लॉस है, उसको इंजेक्शन दे सकते हैं, उसको वायग्रा वगैरह मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस फार्मास्यूटिकल ड्रग दे सकते हैं। होता क्या, उल्टा मरेगा और डैमेज होगा। लिबिडो लॉस हुआ है मतलब सेक्सुअल विश, एक होता है सेक्सुअल पावर, एक होता है सेक्सुअल विश। प्लीज सेक्सुअल पावर को सेक्सुअल विश को मत कंफ्यूज करें। आर यू गेटिंग मी? क्या आप मुझे समझ पा रहे? बिकॉज आप मेडिकल इंडस्ट्री में काम करें, हेल्थ इंडस्ट्री में, प्लीज ये दोनों शब्द को मत कंफ्यूज करें। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, सोचते दोनों एक ही शब्द है। दोनों एक ही शब्द नहीं है दोस्तों। सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल पावर में जमीन अंतर का फर्क है। लिबिडो मीन्स सेक्सुअल डिजायर। मैडम बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। Many times have sex desire, they don't have sexual power. Many times people don't have any sexual desire, तो power तो बाद में आता है। Are you able to get me? Please इसको confuse मत करें। Because क्या होता है, काफी टाइम लोग इसको similar words सोचना शुरू करते हैं। सेम, ये तो सेम चीज है। नहीं, सेम चीज नहीं है। Desire to have sex and power of having sex दोनों में जमीन अंतर का फर्क है। Just like ओके ऐसा लेते हैं, खाने के साथ एग्जांपल लेते हैं तो क्या आप इजीली समझ पाओ। आपको भूख लगा है खाने के लिए और खाना काफी अनलिमिटेड बूफे है। बूफे समझते हैं जब अनलिमिटेड खाना, जितना खाना है खाओ, जितना भात खाना है, चावल खाना है, जितना चिकन खाना है खाओ। तो एक बूफे है, आपको भूख लगा है, दैट मीन्स कॉल्ड डिजायर टू ईट। इट्स कॉल्ड डिजायर टू ईट। आपको इच्छा है खाने का, लेकिन आप खाना कितना खा पाते हैं, मतलब आपका पेट का साइज कितना है, माना आपका भूख का साइज कितना है। भूख लगा है वो है डिजायर, और कितना भूख माना आपका खाने का पावर कितना है वो है पावर। कितना क्षमता है खाने का वो है पावर। आप इतना चावल खा सकते हो, इतना चिकन खा सकते हो, इतना पनीर, इतना दाल खा सकते हो, इतना खा सकते हो। आपका कैपेसिटी क्या है? भूख तो लगा है, आपको भूख नहीं लगाएगा तो कैपेसिटी का आता ही नहीं सवाल। लेकिन भूख लगा है और कैपेसिटी कम है, हो सकता है कोई कम खाता है, मैं कम खाना खाता हूँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। कैपेसिटी एंड मैंने कैपेसिटी मतलब एबिलिटी और डिजायर को बहुत डिफरेंट है। आपको भूख लगा है मतलब डिजायर टू ईट, और कितना खाना खा सकते हैं आप, इट्स मीन्स कैपेसिटी टू ईट। आया आपको समझ में? या पावर टू ईट, कैपेसिटी, एबिलिटी टू ईट। Desire and capacity is two different things. So sexual desire is called libido and sexual capacity is called sexual power, stamina, strength, आप जो भी बोलेंगे, that's another topic. So libido में आइए। तो अब जब libido का बात करते, I told you out of 10 males 7 बोलेंगे भाई मेरा तो सर मैडम मेरा तो ये प्रॉब्लम है घर में, लिबिडो का प्रॉब्लम है। लिबिडो शब्द तो उसको मालूम नहीं था, हाँ ये डिजायर का प्रॉब्लम है। व्हाई? आप अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जाइए, क्लियरली आप उसको समझाइए किस तरीके से डिजायर आता है। डिजायर किस तरीके से आता है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑटोमेटिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन काम करना शुरू करेगा, न्यूरो सिग्नल्स भेजेंगे और आपके ऑर्गन्स एक्टिवेट होंगे, इट्स कॉल्ड द लिबिडो। लेकिन अगर उस पूरा चैनल में या ऑर्गन्स में कुछ इफेक्ट है तो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा डिफेक्ट, मींस लिबिडो प्रॉब्लम, लैक ऑफ लिबिडो। डिजायर कम करके डाउन हो जाएगा। डिजायर ही अगर डाउन हो गया तो उसका पावर का सवाल ही नहीं आता है। आपको भूख लगा ही नहीं तो खाना जितना भी दिया जाए आप तो खाओगे नहीं। पहले तो लगना है, फिर ना कैपेसिटी आता है खाने का, फिर जो डिजायर आता है, फिर ना पावर आता है, सेक्स कितना करेंगे, कितना स्टैमिना, कितना स्ट्रेंथ है। अक्सर लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं पहला स्टेज में, सेकंड स्टेज में नहीं। एंड ये इतना शॉकिंग बात है कि मतलब यंग पीपल एट आवर एज है, मेरा एज 32 प्लस है, हमारे एज के लड़का लड़की लोग, मैरिड कपल्स, दे हैव दिस प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में आते हैं, they go to reproductive system clinics, they go to counseling and consultant, but they don't understand where the problem lies. The problem lies actually in the physiology and anatomy. Problem lies in the organ. बस इस चीज को समझना है। अभी आप बोलेंगे कि व्हाई ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम क्यों होता है सर, किस कारण से प्रॉब्लम शुरू होता है? देयर इज मेनी फैक्टर्स।
फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्चुअली हाईली सेंसिटिव टू एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस. मेल का भी है बट फीमेल का ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, take one understanding. I think I need to log out someone. मुझे लगता है मुझे किसी को लॉग आउट करना होगा. Just a minute. Don't understand what is happening. Tick, 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 tick. So I'll tell you that why this reproductive system problem in females happen more severely than males. स्ट्रेस, आप सब लोग जानते हैं स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है. इसके ऊपर हमने बहुत सारा क्लासेस भी किया है, कोविड लॉकडाउन के साथ भी किया है. अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड क्रिटिकल है. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ पिक्चर इन माय पेन एंड पेपर एंड पुट इट इन टेलीग्राम, बट अभी मैं आपको ओनली फैक्ट बोलता हूँ. एक स्ट्रेस फैक्टर जब हिट करता है, मेल को भी हिट करता है, फीमेल को भी हिट करता है, बट मेडिकली ये प्रूव्ड है कि फीमेल को 4 गुना ज्यादा इफेक्ट होता है ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपेयर टू फीमेल, कंपेयर टू मेल्स. मतलब आपको और आपके बीवी है, सोचे आप और आपके बीवी है, तो आप दोनों को कुछ स्ट्रेस आया कहीं से, कुछ चिंता का प्रॉब्लम आया, आपका नौकरी चला गया, तो आपको जितना चिंता होगा आपके बीवी को ज्यादा चिंता होगा, क्योंकि उसको अपने बच्चों का ज्यादा चिंता है. घर कैसे चलाऊंगा वो चिंता है. आपको चिंता होगा मैं दूसरा काम कहाँ पे ढूंढूं, बट आपके बीवी को होगा 1-2 महीने क्या करेंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे बच्चों का स्कूल फीस देंगे. यू सी दोनों का थिंकिंग नजरिया डिफरेंट है. एक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोचता है मेल्स. आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फीमेल्स के ऊपर कुछ उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट टेलिंग मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए मेरे को गलत तरीके से मत लीजिएगा. एक को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेस, एक को बोलते हैं पेसिमिस्टिक स्ट्रेस. प्लीज इस वो ये न्यू वर्ड है आपके लिए. एक को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेस, मतलब अब अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं मुझे मुझे इतना चाहिए, इस तरीके से नहीं हो रहा तो क्या तरीका ढूंढूं, आगे का सोचना. ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेस, मुझे 100 रुपए कमाना है, इस तरीके से नहीं हो रहा है तो मैं क्या तरीके से करूं, तरीका ढूंढना, तरीके के बारे में सोचना. इसको बोलते आशावादी, करेक्ट, ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेस. मेल्स आदमी जनरली, अगर एक हस्बैंड वाइफ है, आप जनरली नोटिस करेंगे एक आदमी ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेस में ज्यादा चलता है. बट जनरली फीमेल्स, अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्लीज आप लोग गलत मत लीजिए माय डियर लेडीज फ्रेंड्स. मैं आप किसी को मैं टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं मेडिकल फैक्ट को बोल रहा हूँ. इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए सर ने हमारे ऊपर बोला फीमेल्स और पेसिमिस्टिक होते नहीं. दिस इज मेडिकली प्रूव्ड. आप जो भी आर्टिकल चाहिए मैं आपको बेच के दे सकता हूँ. पेसिमिस्टिक स्ट्रेस मतलब कि ये नहीं हुआ है, वो सोच ज्यादा है, कैसे करूंगा, ये नहीं हुआ है बोल के ये सोच रख, अब क्या होगा, मतलब ये नहीं हुआ है अब क्या होगा. पेसिमिस्टिक स्ट्रेस, ये नहीं हुआ है तो क्या करना होगा. ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेस, आप समझ पाए मेरे एग्जांपल को. आर यू एबल टू गेट मी और नॉट गेट मी, आर यू एबल टू गेट माय एग्जांपल. ये काम नहीं हुआ है तो अब इसको कैसे करना होगा. ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेस, ये नहीं हुआ है तो अब क्या होगा मेरा. पेसिमिस्टिक स्ट्रेस या हमारा, इट मीन्स ये जो पेसिमिस्टिक स्ट्रेस फैक्टर है, this pessimistic stress factor is a very big killer in all the organs of the body, but particularly reproductive organs. Females have the pessimistic stress. आप कोई भी, one more, okay, one more time, I'll give example. इसको अच्छे से सोचिए. आप में से कितने लोग यहाँ पे मैरिड हैं, मुझे यहाँ पे लिखिए. कितने लोग मैरिड है, कितने लोगों का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो लिखिए. मतलब कितने लोग एक फीमेल के साथ रिलेशन पे हैं, या तो मैरिड है या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो लिखिए, तब मैं आपको एग्जांपल समझा पाऊंगा, तो अब आपको फटाक से समझ में आ जाएगा. मैरिड, कितने लोग मैरिड है, या तो आई मीन आपका गर्लफ्रेंड है, या आप मैडम है तो आपका बॉयफ्रेंड है. एक होने से ही चलेगा, कई सारे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बोलती, एक लिखिए, सर गर्लफ्रेंड है या बीवी है, ऐसा लिख सकते हैं मैरिड. और किसी का बहुत सारा है तो वो तो नहीं लिखने से भी चलेगा, एक भी है तो भी लिख दीजिए. GF, ओके, गुड, वेरी गुड सर, यू आर टोल्ड वेरी करेक्टली एंड ट्रूली. मैरिड, सिंगल, बॉयफ्रेंड, ओके, मैरिड, रिलेशनशिप, ओके, ठीक है. सो देयर इज सो मेनी ऑफ देम हियर. तो ये अब मुझे समझाने में बहुत इजी होगा, और जिनका नहीं भी है वो भी समझने में इजी होगा. देखिए अब मेरा भी सिचुएशन को, आई एम सिंगल सर, ओके, बॉयफ्रेंड, मैरिड, ओके. सो आप इस सिचुएशन को समझिए, मैं क्या बोलने का कोशिश करूँ, जस्ट थोड़ा सा इमेजिन कीजिए. ऐसा सोचिए, मैरिड का बोल रहा हूँ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बोल रहा हूँ. सोचिए आप एक आदमी है, आपके साथ एक फीमेल है, फिर मैं फीमेल के एग्जांपल बोलूंगा तब फीमेल से आंसर देंगे. आप एक आदमी है, आपके साथ
एक मैडम है, आपका मैडम है, तो आपको वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो हम आप दोनों बहुत प्यार में हैं, इक्वली कमिटेड, आपको दोनों का जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, एंड आप लोग अपने सुख दुख के साथी हैं। जब आप एज ए आदमी, एज ए मैन, आपको एक स्ट्रेस आया, मतलब आप काम लेके आया, इनकम लेके आया, कैरियर लेके आया, आपका हेल्थ लेके आया, तो आप सबसे पहले सोचते हैं सॉल्यूशन में क्या ढूंढूं, मैं सॉल्यूशन कहाँ से लाऊं। बट आपका जो फीमेल है वो ज्यादा सोचती है प्रॉब्लम के बारे में। सो फीमेल्स will be are actually problem centric, males are more solution centric। सॉल्यूशन सेंट्रिक मतलब प्रॉब्लम आने के बाद सॉल्यूशन की तरफ कुछ ढूंढ के जुगाड़ करना, सॉल्यूशन का जुगाड़ करना। और फीमेल्स में जनरली ये हार्मोनल थिंग है, मतलब बाय बॉर्न एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये नहीं कि आप में है किसी में नहीं है, 10,000 साल से चलता है और 10,000 साल चलेगा, इसमें देयर इज नथिंग टू फील बैड एंड नथिंग इज रॉन्ग। ये बिल्कुल जस्ट लाइक फीमेल्स के पास पावर है माँ बनने का, आदमी के पास तो नहीं है ना बच्चा लाने का, जस्ट लाइक ये भी 10,000 साल से चलता है और 10,000 साल चलेगा। तो ऐसे सोचिए, फीमेल्स विल थिंक प्रॉब्लम सेंट्रिक, इसको बोलते पेसिमिस्टिक स्ट्रेस। मेल्स विल प्रॉब्लम को आने के बाद उसका एक्शन ऐसा है, रिएक्शन जाएगा, मैं क्या जुगाड़ करूं, क्या जुगाड़ करूं। तो आपने अगर आप अगर मैरिड है, जानते हैं अगर आपको कुछ आपके घर में कुछ इश्यूज हुआ, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल, व्हाटएवर इशू हुआ, तो आप देखेंगे कि आप पहले सोचते हैं, आप ऐसा आदमी क्या सोचते हैं, मैं क्या जुगाड़ करके इस झमेले से निकलूं, कुछ झमेला हुआ, क्या जुगाड़ करके इस झमेले से निकलूं, आप ये सोचते हैं। फीमेल सोचेगा इस झमेले के बारे में ज्यादा, ये झमेला हो गया, क्यों हो गया झमेला, हमारे साथ ही क्यों हो गया, क्या होगा अब, फीमेल सोचेंगे। मेल सोचेगा क्या करना होगा, अरे हमारे साथ हो गया तो हो गया, अभी क्या कर सकता, अब इसको निकलना है इससे, क्या करना होगा, जुगाड़ करना शुरू करेगा, अपनी सॉल्यूशन सेंटर। फीमेल शुड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम मोर, इट्स अ फीमेल कैरेक्टर एंड इट विल बी फॉर द लाइफ टाइम देयर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सेम वो एक नारी के अंदर पेशेंस होता है, एक धीरज होता है, एक्सट्रीम लेवल धीरज होता है, आदमी का धीरज नहीं होता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स देखिए, फीमेल्स आर मोस्ट सक्सेसफुल, मैडम लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है एमएलए में, चाहे हिंदुस्तान में हो, नेपाल में हो या पूरा दुनिया में स्टैटिस्टिक्स, आदमी लोग सक्सेसफुल नहीं, मैडम लोग ज्यादा सक्सेसफुल है। पेशेंस फीमेल में ज्यादा है, मेल में नहीं, सब में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। एवरीथिंग कैन नॉट बी शाइनिंग लाइट इन एवरी फाइट, इन एवरी माइट, राइट, नहीं हो सकता। तो फीमेल्स व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन, जब भी आपका दिमाग एक सॉल्यूशन के बारे में सोचता है, तब क्या होता है, आपके दिमाग के अंदर का पर्टिकुलरली पिट्यूटरी ग्लैंड से एक टाइप का हार्मोन रिलीज होता है, और जब आप प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वही पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरे टाइप का हार्मोन रिलीज होता है, और उसका डायरेक्ट कनेक्टिंग पॉइंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ होता है, डायरेक्ट कनेक्टिंग पॉइंट। सो व्हाट विल हैपन, प्रॉब्लम के बारे में सोचना मतलब जो हार्मोन निकल रहा है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हार्मोन है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी प्रॉब्लम ही पहुंचाएगा। और सॉल्यूशन के बारे में जो सोचने वाला हार्मोन है वो तो सॉल्यूशन वाला हार्मोन है, सॉल्यूशन सेंट्रिक हार्मोन है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक टाइप का सॉल्यूशन ही पहुंचाएगा। सो व्हाट विल हैपन, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, आर यू विद मी, इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एक मेल एंड फीमेल मैरिड कपल को एक ही टाइम में एक ही मात्रा का स्ट्रेस आए, तो एक फीमेल में 4 गुना ज्यादा इफेक्ट होगा, डैमेज होगा कंपेयर टू द मेल। तो आप अगर एक मैरिड कपल है, आप मैडम भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं, और आप अगर मैरिड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बहुत क्लोजली इन रिलेशनशिप, तो ये चीज आप जरूर समझ जाए आज से कि आपको कुछ भी ऐसा चीज, कुछ भी दुविधा का, मैडम को 4 गुना ज्यादा इफेक्ट होगा फिजियोलॉजिकली। आया इफेक्ट का नाम था साइकोलॉजिकल, क्योंकि बाहर से आया, इफेक्ट का नाम था साइकोलॉजिकल, क्रिएट करेगा डैमेज फिजियोलॉजिकल, लेकिन एक आदमी में 4 गुना ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा, डैमेज इफेक्ट एक औरत में, सॉरी नॉट इन आदमी, इन द लेडीज में क्रिएट करेगा। व्हाई, बिकॉज लेडीज विल थिंक अबाउट द प्रॉब्लम मोर, आदमी विल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन मोर। दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेस। वो सॉल्यूशन ढूंढ, वो भी परेशान रहेगा। आप देखेंगे आपका हस्बैंड बहुत परेशान है, चिंतित हो, चिंतित क्या लेके है, क्या जुगाड़ निकालूं, मैं क्या जुगाड़ निकालूं, कहाँ से जुगाड़ निकालूं। एक आदमी क्या करेगा, अभी 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 आप मजेदार सुनिए, बट मेरे को गुस्सा मत कीजिएगा तो मैं बोलूंगा, अगर आप नाराज नहीं होंगे तो ही बोलूंगा। एक आदमी क्या करेगा, हर जगह फोन घुमाना शुरू करेगा, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, क्लोज पीपल को, ये मेरे को ये झमेला हुआ है, क्या जुगाड़ करूं, कुछ कुछ है क्या तेरे पास हेल्प करने के लिए, आपके पास कुछ है क्या, मेरे लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या। आदमी ये फोन घुमाएगा, और मैडम फोन घुमा के रोएगी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मतलब प्रॉब्लम सेंट्रिक। वो आदमी फोन करके, यार ऐसा हो गया, क्या उपाय है बताओ निकलने का।
तो सॉल्यूशन सेंट्रिक। आप अगर देखेंगे तो एक मैडम फोन करेगी और बोलेगी मेरे साथ ये हो गया, देखो ना हमारा ऐसा हो गया, अभी ऐसा क्यों हो गया, इट्स कॉल्ड प्रॉब्लम सेंट्रिक। तो बिकॉज प्रॉब्लमेटिक हार्मोन्स विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज्ड यार, दिस इज हैपनिंग, दिस इज अ रियलिटी। मैंने कहानी बना के नहीं बोला, हर घर में ये बोलते ना कहानी घर घर की, बोले हर घर में दिस इज अ रियलिटी। सो आप एक आदमी को बैठा के बोलिए, वो ना तो कर ही नहीं सकता, बोलेगा दिस इज एकदम करेक्ट, ये तो बिल्कुल, ये तो कैरेक्टर है, दैट मीन्स द डैमेज फैक्टर is 4 times more in the female of the with that problem than the male। प्रॉब्लम दोनों को हिट किया, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दोनों को हिट किया, लेकिन उस फीमेल में 4 गुना इफेक्ट किया कंपेयर टू मेल्स। तो 4 गुना ज्यादा केयर किसको चाहिए, उस फीमेल को चाहिए। मेल के दिमाग में इतना ही पहुंचाना है, फीमेल फीमेल तक एस्पोरोस पहुंचाने का ऑटोमेटिकली हो जाएगा कम। So now what we can understand is that if we are able to make people counsel, अगर हम लोगों को काउंसिल करके प्रॉपरली समझा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही they will understand what is the problem, and when people will understand what is the problem, then they will really feel they need a solution। because generally क्या होता है, फटाक से किसी को जब हम बोलते हैं ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो, तुम्हारे मैडम को चाहिए, वो बोलेगा तुम मेरे मैडम को चाहिए, आपको कैसे पता है? आपको ये बोल देगा भाई तेरे को कैसे पता है मेरे मैडम को चाहिए, मेरे वाइफ को चाहिए, मेरी माँ को चाहिए, मैं अपना उनका मैं खुद देख सकता हूँ। सोचेगा क्या, क्या पैसा कमाने के लिए उसको बोल रहे हैं। उसको ये प्रोडक्ट बोलिए मत पहले, एज पर ये सिचुएशन को बोलिए ना। इतना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी वास्ट टॉपिक। मैं एक फैक्टर बताया, लॉस ऑफ लिबिडो क्यों हो रहा है। लॉस ऑफ लिबिडो को छेड़िए टॉपिक को, वो बोलेगा हाँ भाई मेरा तो ये चल रहा है प्रॉब्लम, पता नहीं यार क्या इशू है, तब ये सिचुएशन को दीजिए। व्हाट इज पेसिमिस्टिक स्ट्रेस, व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेस, what is called problem centric hormones, what is called solution centric hormones, and their effect on our anatomy and physiology। automatically females का अगर problem centric hormones ज्यादा production हो रहा है, so automatically they will have a bigger problem in their reproductive system। every system में होगा, reproductive system में ज्यादा होगा क्योंकि डोपामिन का कनेक्शन ज्यादा है, सिंपल एक ज्यादा है, मैंने डायरेक्ट जिसको बोलते हैं डायरेक्ट नेटवर्क है, डायरेक्ट कनेक्शन है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एस्पोरोस सिर्फ मैडम को जाके बोलना नहीं है, हो सकते उनके सर के द्वारा उस मैडम तक पहुंच पाएंगे, मैडम तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। बिकॉज एवरी रिस्पॉन्सिबल मैन, हर एक जिम्मेदार आदमी को अपने फीमेल्स का बहुत ज्यादा केयर होता है, बस वो दिखाते नहीं है, उनका केयर बहुत ज्यादा होता है, बस वो दिखाते नहीं है। रिमेंबर दिस, होता है ना कोई कोई लोग दिखाते और कोई 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 लोग नहीं दिखाते, बट जो लोग नहीं दिखाते उनको केयर ज्यादा होता है, बोलते हैं दिखावटी कर रहे हैं। एक होता है डूइंग द वर्क, एक होता है प्रिटेंडिंग द वर्क, मैंने कर कुछ नहीं रहा है, दिखा बहुत कुछ रहा है। और कोई जो लोग करते हो दिखाते नहीं बहुत ज्यादा, बस वो कर देते हैं, उनका रिजल्ट दिखता है। और कोई लोगों का ओनली मूवमेंट दिखता है, रिजल्ट नहीं दिखता है। कुछ लोगों का मूवमेंट उतना नहीं दिखता, रिजल्ट दिखता है। सो अ पर्सन हु इज जिम्मेदार, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ही विल अंडरस्टैंड the problem his females are facing, he will understand the solution females are needing। so automatically he will be पास कुछ है क्या मैडम मेरे मम्मी के लिए, मेरे सास के लिए, मेरी दीदी के लिए, तो वो इतना सोचेगा तो इसका मतलब मेरी तो मतलब डॉक्टर ने आज बहुत अच्छा तरह से सभी को समझाया था कि आपका ओके सबको सुनाई दे रहा है। यस या तो ये मतलब उनका जो समझाने का वो विषय जो था लिबिडो, लिबिडो के बारे में बहुत अच्छे तरह से उन्होंने समझाया है। तो जैसे उन्होंने बताया है कि वो चीज़ हम आईपीओ में हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो बता रहे थे कि
मतलब लिबिडो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज का ज़माने में बहुत सारे लोगों को बिकॉज़ ऑफ द टेंशन और प्रेशर की वजह से मतलब बहुत सोचते हैं। स्पेशली जब वो बोलते थे कि मैं यहाँ पीछे बैठ के पूरा सुन रहा था, और मतलब अभी मैं आज मतलब घर पे कुछ लोगों का हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं घर पे हूँ, तो उनका बार बार वो वर्ड्स बोलने के घर पे सोच रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग चल रहा है, आज तो कुछ खास ट्रेनिंग चल रहा है। हाँ, ऐसे बोल रहे थे। तो मतलब इट्स इट बेसिकली वो लोग जब वो शब्द जो सुनते हैं उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है कहीं पे। हाँ, ओके, डॉक्टर इज बैक। हाँ, मतलब उनका नहीं, यू कैन हियर मी और नॉट? या वी सर कैन सुनाई हियर दे यू। रहा है मनोज सर? या यू कैन वी हियर कैन मी हियर बिकॉज, यू। या ओके थैंक यू। सडनली नेटवर्क आउट ऐसा हो गया। अभी क्या करें, नेटवर्क का भी बैलेंस का भी, तो क्या कर सकते हैं बताइए, है ना? ये सुनाओ कि नेटवर्क का हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, मे बी हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है आउट। सो हमने अभी क्या सीखा कि व्हेन वी आर एक्चुअली, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ एंट्री, पॉइंट गेट ऑफ एंट्री। कहते हैं ना, पॉइंट गेट ऑफ एंट्री होता है कि अगर मुझे एक बहुत बड़ा, बोला बहुत बड़ा जगह में जाना है, तो उसका एक गेट होता है। गेट बहुत बड़ा नहीं होता है, बट वो गेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। टू क्रॉस द गेट टू गो टू दैट बिग प्लेस। अब ताजमहल जा लो आगरा में, इतना बड़ा ताजमहल है, इतना बढ़िया ताजमहल है, दुनिया का अजूबा है, उसका गेट छोटा है। अब जाके घुस के देखिए, उसका गेट मतलब एक नॉर्मल साइज का गेट, घुसने के बाद आपको आज सबसे पहला होता है आपको समझना है कि गेट है कहाँ पे, और मुझे गेट में एंट्री कैसे करना है, क्योंकि हर गेट में एक बैरियर होगा ही होगा। एक एक खड़ा बैरियर होना है। यहाँ पे बैरियर क्या है, एक आदमी के साथ आप बैठे, राइट, वेलकम टू आगरा, ओके हम ये आएंगे, है ना, आने का भी बात था, बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया। सो एक आदमी, एक, आप जब किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं, बैरियर कहाँ पे, आप बोलेंगे सर बैरियर कहाँ पे होता है। आप सोचिए आप एक आदमी बैठे, मैन, मैन क्या होते हैं, थोड़ा मनी माइंडेड ज्यादा होता है फीमेल से, वो हम सब आदमी को पता है ना, फीमेल्स आर सॉफ्ट हार्टेड, आदमी थोड़ा सा मनी माइंडेड ज्यादा होते हैं। तो एक आदमी बैठ के सोचेगा, अरे यार, आप उसको डायरेक्टली बोलेंगे एस्पोरस ले लो 4 डब्बा तुम्हारे माँ के लिए, सास के लिए, दीदी के लिए, बीवी के लिए, वो बोलेगा भाई जरूरत नहीं है, 10,000 चिपकाने का कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। बट, है ना, वो मनी माइंडेड हो तो पैसे के हिसाब सोच रहे हैं। बट आदमी ये भी है, मनी इज टू बेनिफिट, आदमी ज्यादा समझता है फीमेल से, ये भी याद रखिए। मनी, है ना, इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न इज टू रिटर्न, ये कैलकुलेशन एक आदमी एक मैडम से भी ज्यादा समझता है। एक मैडम अच्छा लगे तो अच्छा लगे, उसमें क्या रिटर्न आएगा नहीं आएगा वो नहीं सोचते हैं। लेकिन एक आदमी अच्छा लगना मुश्किल होता है उसको, लेकिन अच्छा लग गया तो मतलब वो 100% उसको वो क्लोजिंग करेगा, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट इज टू रिटर्न सोच रहे हैं। वो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, मैं 4 एस्पोरोस खरीद के, 4 मेरे क्लोजेस्ट लेडीज को, जो मेरे जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, उनका जिंदगी में सुधार लाना है। तो वो इतना तो सोचेगा, मेरे मम्मी को अभी मेनोपॉज चल रहा है, सासू माँ को भी मेनोपॉज चल रहा है, बट उनको एक टाइम इतना कुछ झेलना पड़ा था, क्लास में खराब मार्क्स लाता था, जब मेरा नौकरी नहीं लग रहा था, तो मेरे पिताजी को चिंता हो रहा था, लेकिन मेरे पिताजी सोच रहे थे मेरे को कैसे बेटर एजुकेशन दे और नौकरी लगा दे। लेकिन मेरी मम्मी रात रात भर नहीं सो रही थी, मतलब मेरी मम्मी का सिस्टम तो सबसे ज्यादा डिफेक्ट हुआ है। अब वो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाएगा, वो तो अपने माँ का सोचेगा ना, अरे तो मेरे मम्मी ने ये स्टेज पार करके आए हैं। पिताजी सोच रहा था मैं अपने बेटे को आगे कैसे बढ़ाऊं, और मम्मी ये सोच सोच के परेशान थी मेरा बेटा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मम्मी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज आज लेस एक्टिव हो चुका है, बिकॉज शी सेक्सुअली नो मोर एक्टिव, बिकॉज मेनोपॉज आ चुका है। लेकिन मेनोपॉज मतलब